IKEA इस दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $60 बिलियन है। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस स्टोर रूम से शुरू होने वाली ये कंपनी एक दिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी बनेगी। इंटरेस्टिंगली IKEA ने तो फर्नीचर बनाती ही नहीं और ना ही ये कंपनी टैक्स पे करती है। और इसकी क्या वजह है कि IKEA का बिजनेस मॉडल पता होने के बावजूद भी कोई IKEA को compete नहीं कर पाया। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं शान हैदर। इस कहानी की शुरुआत होती है 1943 में। इंगवर कंपार्ट एक 17 साल का लड़का अपने फर्नीचर की कैटलॉग प्रिंट करवाता है। लोग इसकी कैटलॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन कुछ बाय नहीं करते, इसीलिए कि फर्नीचर की जो प्राइसेस थे इतने कम होते हैं कि लोग इसको फ्रॉड समझने लगते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन, इसको काउंटर करने के तौर पर ये जो लड़का था इंगवर अपने स्टोर रूम को फौरन फर्नीचर शोरूम में तब्दील कर देता है ताकि लोग फर्नीचर खरीदने से पहले देख सकें उसको अच्छे से। और फिर हुआ क्या, इस शोरूम के बाहर लोगों की कतारें लग जाती हैं। तो बस यही वो जगह थी जहां IKEA जैसे लेजेंड का जन्म होता है। वक्त गुजरता गया, IKEA के स्टोर पर स्टोर खुलना शुरू हो गए और फास्ट फॉरवर्ड आज IKEA दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है। IKEA मशहूर है अपने लो प्राइसेस में क्वालिटी फर्नीचर सेल करने की वजह से, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। इनफैक्ट IKEA कोई फर्नीचर कंपनी नहीं है, बल्कि IKEA एक मार्केटिंग कंपनी है। अपने बेहतरीन लॉजिस्टिक्स सेटअप और नेटवर्क के साथ। लेकिन IKEA ये सब करती कैसे है, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद स्वीडिश जो गवर्नमेंट थी उसने घरों की कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया। तो उस वक्त IKEA को फर्नीचर मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। दरअसल इस वक्त स्वीडन में कई नई फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्रीज खुल रही थी। यही फैक्ट्रीज बनी IKEA की सोर्सिंग हब। IKEA इनिशियली अपने फर्नीचर को एक कैटलॉग प्रिंट करवाती है, उसे लोगों के घरों तक पहुंचाती है थी। फिर उसके बाद जो फर्नीचर लोगों को पसंद आता था, फिर वही फर्नीचर इन छोटी फैक्ट्री से बनवाकर लोगों को उनके घर तक डिलीवर कर देती थी। आज 100% में से 85 लोग जो IKEA स्टोर में दाखिल होते हैं वो कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा कोई ना कोई आइटम खरीद कर ही वापस IKEA के स्टोर से बाहर जाते हैं। अब आप पूछेंगे, शुरू में तो ठीक है, IKEA छोटे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर से फर्नीचर लेकर उसको आगे सेल कर देता था, लेकिन IKEA का काम तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर करता है, तो ये सब वो कैसे कर पाता है? हम इस पूरे प्रोसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो है सोर्सिंग। IKEA कभी फर्नीचर नहीं बनाती। IKEA को जो डिजाइन टीम है वो डिफरेंट कंट्रीज से इनपुट लेती है कि वहां के रहन सहन क्या है, वहां किस तरह का फर्नीचर सेल हो सकता है। फिर डिजाइन टीम इन फर्नीचर्स को डिजाइन करती है, यू कैन से अब रीडिजाइन करती है। फिर ये डिजाइन जिस कंट्री में फर्नीचर सेल होने होते हैं वहां का जो कंट्री हेड होता है उसको भेजी जाते हैं। ये डिजाइन हेड जो होता है वो डिजाइन को रीचेक करता है, इनकी प्राइसिंग देता है और फिर ये डिजाइन प्राइस के साथ सप्लायर्स को भेजे जाते हैं ताकि सप्लायर्स प्राइसेस को देखते हुए बेहतरीन फर्नीचर्स का अरेंजमेंट कर सके। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, वो है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग में IKEA ने 3 सेटअप परफॉर्म करता है। ये 3 स्टेप्स क्या है? नंबर 1 है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सिंपली मींस प्रोडक्ट को सोर्स करना,
IKEA किसी भी सप्लायर से माल लेने से पहले आईवे स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखता है। आईवे स्टैंडर्ड्स में 14 कंसिडरेशन है। अगर कोई भी सप्लायर इन कंसिडरेशन को पूरा ना करे तो ये उससे फर्नीचर नहीं खरीदा जाता। नंबर 2 है डॉकिंग। IKEA अंटार्कटिका को छोड़कर सारे कॉन्टिनेंट्स का फर्नीचर सेल करती है। ऐसा करने के लिए IKEA ने दुनिया भर में 35 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बना रखे हैं। इन सेंटर्स का काम होता है कि जो भी सामान है सारे के सारे सामान को रिसीव करना, उसे हैंडल करना, उसे सॉर्ट करना और आगे डिस्पैच करना। IKEA किसी भी कंट्री में पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्टार्ट या ओपन नहीं करता, बल्कि पहले वहां पर रिटेल स्टोर ओपन किया जाता है। अगर वहां से अच्छी सेल्स आना शुरू होती है, वो रिटेल स्टोर अगर अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा होता है, तब फिर उसी रिटेल स्टोर के 600 किलोमीटर के रेंज में उसके डिस्टेंस पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन करता है ताकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम की जा सके। वेयरहाउसिंग में थर्ड प्रोसेस है आउटबाउंड सोर्सिंग का। इसमें सामान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से मिनी वेयरहाउसिंग में भेजा जाता है और फिर वहां से ये IKEA के अलग अलग रिटेल स्टोर्स तक पहुंचता है। एक और बात IKEA जो करता है, मतलब ये एक ऑप्टिलेज पैकेजिंग, यानी IKEA के कस्टमर्स को सामान को खरीदने के बाद घर जाकर उसे खुद असेंबल करना पड़ता है। इस तरीके से IKEA की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 44% तक इंक्रीज हो जाती है। IKEA हमेशा अपने स्टोर्स जो है ना सिटी में नहीं खोलता, बल्कि ये स्टोर्स बड़े शहरों के जो आउटस्कर्ट्स होते हैं सबर्ब्स में खोले जाते हैं। ऐसा इसलिए कि एक तो IKEA को लार्ज स्पेस मिलती है कम पैसों में, दूसरा ये लैंड IKEA को बड़े शहरों के कंपैरिजन में लो प्राइस में मिलती है, तीसरा जब लोग एफर्ट लगाकर किसी गाड़ी में खास गाड़ी लेकर जाते हैं IKEA के स्टोर पर आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इतना दूर से आए हैं, कुछ ना कुछ खरीद कर जरूर जाएं ताकि वो अपने टाइम को वैल्यू के तौर पे जस्टिफाई कर सके। ये थी IKEA की केस स्टडी। अभी तक के लिए इतना ही, निकलता हूं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।